ये चीज को ध्यान में रखना है। सो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आगे का पोर्शन, दैट इज इंटरफेरेंस, है ना। कहाँ थे? हाँ, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो आपको अभी मैंने बता दिया कोहेरेंट क्या होता है। तो कोहेरेंट मीन्स ऐसे दो सोर्सेस, ठीक है, ऐसे दो सोर्सेस जो क्या हो, ट्रेवल कर रहे हो सेम फेज में या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो उनके बीच में, या तो सेम फेज में हो या दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। ठीक है, जैसे सपोज ये देखिए, ये साइन वेव है, ठीक है, और दूसरा ये भी एक साइन वेव है। इस तरह से आप समझ सकते हैं दोनों जो है सेम फेज में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, या फिर एक साइन है, ठीक है, और दूसरा जो है कॉस है। तो कॉस आपको मालूम है यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, है ना। तो एक साइन कॉस दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। तो कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, ठीक है, या तो सेम फेज में हो। ठीक है, तो इसको हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। नॉन इनकोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट उनको बोलते हैं जैसे कोई भी दो वेव्स जिनके बीच का फेज डिफरेंस जो है हमेशा, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, फेज डिफरेंस हो उनमें, कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल होगा, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी रैंडम होगी। ठीक है, उसको हम लोग इनकोहेरेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए, ठीक है। तो उसमें आपको इंटरफेरेंस को समझाने के लिए एक दो छोटी छोटी सी बात आपको और मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, कहीं जगह खाली है, कहीं 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 हाँ, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, एक वेव इस तरह से है, ऐसे, ठीक है, और दूसरा वेव जो है आपको इस तरह से है। मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये ऐसे गया, ऐसे और ऐसे, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वेव हैं, ठीक है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इस जगह की बात जब कर रहे हैं, ये, ठीक है, प्लस ये, तो दोनों जो है एक दूसरे के साथ, ये वाला क्रस्ट वाला पोर्शन है और ये क्रस्ट वाला पोर्शन है ना। सबको पता है ना, इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। तो ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखिए इस पोर्शन में आइए, ये ट्रफ वाला पोर्शन, ये ट्रफ होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन, ठीक है, ये दोनों भी ओवरलैप करेगा तो बड़ा एम्पलीट्यूड वाला वो बनेगा, वेव बनेगा। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन हम इसी की जगह पे अगर सपोज एक दूसरा वेव लें, ठीक है, ऐसा कुछ, कैसा कुछ, ऐसा कुछ, अरे ऐसे, ठीक है, तो अब आप देखिए आपका आउटपुट कैसा आने जा रहा है। इस समय में जब ये दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या होने वाला है, ये देखिए, यहाँ पर ये आ रहा है, दिस इज क्रस्ट पोर्शन, एंड यहाँ पर क्या आ रहा है, सब पोर्शन। ठीक है, तो दोनों मिलके एम्पलीट्यूड क्या करेंगे, अपना एम्पलीट्यूड क्या करेंगे, नलीफाई करेंगे, जीरो एम्पलीट्यूड बनाएंगे। इस जगह पे बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन, और यहाँ पर बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसल आउट कर रहा है, नलीफाई कर रहा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो अभी मैंने सिचुएशन बताया, इसको आप लोग क्या नाम देंगे, सुपर इंटरफेरेंस कैसा देंगे, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव?
कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। और पहले जो बताया था उसमें क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको इतना? देखिए ये बेसिक बात है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है, एकदम मन लगा के समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग जो भी पढ़ने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नहीं मन कर रहा पढ़ने का तो बोल दीजिए, बाद में भी पढ़ा दूंगा मैं इसको। लेकिन ये जो टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जहां तहां से किसी और के पढ़ाए हुए से ये वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो 5 नंबर आपका बर्बाद हो जाएगा बोर्ड में, ठीक है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ और जो एनसीईआरटी में बताया, कहीं पे भी ये वाला चीज नहीं बताएगा आपको कोई भी, ठीक है। सब दूसरे तीसरे तरीके से बताते हैं, सब पढ़ाते अच्छा है, तरीका भी सब अच्छा है, लेकिन आप पेपर में इस किसी और की चीज को लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो अभी मैं क्या बकवास कर रहा था, हाँ, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्रस्ट प्लस क्रस्ट, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। देखिए ये था ना, क्रस्ट प्लस क्रस्ट, तो क्या बना था हमारा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ट्रफ प्लस ट्रफ कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। देखिए ना, ट्रफ प्लस ट्रफ, तो क्या हुआ? एम्पलीट्यूड बढ़ा ना, डिस्ट्रक्ट कैसे हो गया? एक बच्चे ने डिस्ट्रक्टिव बोल दिया, ये तो एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ, तो बढ़ा हुआ तो ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। क्रस्ट प्लस ट्रफ क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ट्रफ प्लस क्रस्ट क्या बनेगा? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। जहां तक समझ में आ गया सबको कॉन्सेप्ट? ये सबसे बेसिक बात थी इसको समझने के लिए, ठीक है। चलिए, अब आपको ये सब समझ में आ गया, तो अब बाकी चीजें जो मैं बोलूंगा वो भी समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल सब इंटर रिलेटेड, अभी से लेके ये पूरा चैप्टर जब तक की चलता है ये 2-3 दिन, तब तक सब में यही बात चलेगी। जितना भी अभी हम लोग अभी जो समझे उसका मेन बात यही है, ये सबसे बेसिक बात है। इसलिए मैंने आपको ब्रेक दिया कि थोड़ा सा आप लोग फ्रेश हो जाएंगे, तो ये बात दिमाग में सेट होगा आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कहा गया? मिल जाओ, आ जाओ। दो सोर्सेस हैं, ये S1 और ये S2, ठीक है। आप लोग बता सकते हैं ये कोहेरेंट है या इनकोहेरेंट है? बताइए। आप देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। एम्पलीट्यूड, हाँ, एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, और सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। देखिए ना, इसका जो आप देखिए, ये वाला जो है, ये देखिए ना, इससे पता चल जाएगा ना आपको वेवलेंथ, ये ऐसे ऐसे, ये टॉप व्यू है। देखिए S1 क्या कर रहा है, अपना एक वेव रिलीज कर रहा है ऐसे, और S2 कैसे, ऐसे, ठीक है। तो अब उसको आप ऊपर से देखेंगे, जैसे पानी में पत्थर हमने फेंक दिया तो वेव बनता है, तो वेव कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। लेकिन उसी को आप टॉप व्यू से देखते हैं तो वो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। आई बात समझ में? नहीं समझे? ये जो अभी आपको दिख रहा है साइड में, दिस इज योर साइड व्यू एंड दिस इज फ्रंट व्यू। ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा और साइड से दिखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है सबको? वेव्स, ठीक है। तो ये दोनों वेव्स हैं, दोनों क्या है, सेम फेज में है, ठीक है, और सेम फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर प्रोपेगेट कर रहा है, ओके। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कोहेरेंट सोर्सेस हैं, ठीक है। तो आप इसको सुपर पोजिशन भी बोल सकते हैं, इंटरफेरेंस बोलिए या सुपर पोजिशन बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो प्रिंसिपल, इसका जो सुपर पोजिशन है, प्रिंसिपल according to which at a particular point in the medium the resultant displacement produced by a number of waves is the vector sum of displacements produced by each of the waves, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैट्स में, है ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सबका E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते थे फोर्सेस में, F1 प्लस F2 प्लस F3। उसी तरह से यहाँ पर जब कोई भी दो वेव एक दूसरे, और 11th में भी तो पढ़ते थे हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, है ना, वेव्स वाला जो चैप्टर था, इंटरफेरेंस, है ना, पढ़े थे तो वहां पे। तो उसी तरह से जितने भी डिस्प्लेसमेंट्स होंगे उन सब का जो वेक्टर सम होगा वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, चलिए, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं जो बोल रहा हूँ वही खाली ध्यान में आ रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा है, मुझे मालूम है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक आपको फील होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद फिर आपको फील होगा कि सब कुछ समझ में आ गया। देखिए ये बेचारा S1 ऐसे जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, ये बड़ा बड़ा और वेव बनाते जा रहा है, बेचारा एक समय पे P पॉइंट पर पहुंच गया। कहाँ पर पहुंच गया? P पॉइंट पर। और दूसरा वाला भी, ये बेचारा S2, ये भी चलते चलते P पॉइंट पर पहुंच रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया और दूसरे ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, S1P और S2P, इसको हम लोग बोलते हैं पाथ लेंथ, S1P और S2P का। और इस दोनों का जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा, दिस इज S2P माइनस S1P। ठीक है, अभी हम लोग उसको और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, हम लोग मान लेते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स S1 एट पॉइंट P इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट को हम y से डिनोट किए और इसको हमने दिया a cos ओमेगा t। ठीक है, आप अपने बचपन को थोड़ा सा अगर याद करेंगे तो आपको मिलेगा इस तरह से, जैसे अगर वेव था, हमने आपको 11th में पढ़ा रखा है ये सब चीज। ठीक है, ये यहाँ से, ये अगर हमारा थीटा है, यानी कि थीटा को ओमेगा टी बाद में हम लोग लिख लेंगे, जगह कम है। ठीक है, फिर आप इसकी बात करेंगे, यहाँ पर x होगा, ये y होगा, है ना। तो x, ये जो है cos की अगर हम लोग बात करेंगे, cos थीटा या cos ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू बेस अपॉन, है ना, हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा? ठीक है, x अपॉन में हाइपोटेनियस हमारा ये जो भी होता था। ठीक है, इसमें थीटा जो है ना, हम लोग इसको लेंगे। ठीक है, तब जाके ये आएगा। ठीक है, x, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए, cos थीटा में आएगा ना वो। चलिए, cos थीटा अगर हम लोग ले रहे हैं तो बेस यानी x अपॉन हाइपोटेनियस ये 1। ठीक है, ये इसको एम्पलीट्यूड बोलते थे ना a, तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ से x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी आ गया, यानी a cos थीटा आ गया। हम लोग को क्या करना, y लेना, यानी कि इस वाले को थीटा मान लेंगे। ठीक है, थीटा किसको मान लेंगे? एनसीईआरटी में यही सब। अब दूसरी बुक में करेंगे तो इसको साइन थीटा लेके चला हुआ है। ठीक है, जैसे एसएल वगैरह लेंगे या कोई और बुक लेंगे तो उसमें साइन थीटा लिया हुआ है। तो हम लोग बस इसको ध्यान रखना, ये थीटा है ये वाला, तो उसके हिसाब से आपका जो है y इक्वल टू क्या बन जाएगा, या फिर इसको आप अगर थीटा लिया तो ये y और x ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, हमने y डिस्प्लेसमेंट को कितना ले लिया, a cos ओमेगा टी। ठीक है, बस उधर आपको नहीं जाना है कि इधर क्या हुआ नहीं हुआ, ये बस आपको मैंने समझाया कि वेव्स है, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये जब ट्रेवल कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ऐसे जो सर्कुलर वेव बनते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट किया a cos ओमेगा टी। ठीक है, और दूसरा जो है S2P, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज a cos ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि बोथ आर कोहेरेंट सोर्सेस। हमने सिंप्लिसिटी के लिए मान लिया है कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, और कोहेरेंट सोर्सेस है तो फेज, कॉस के अंदर में जो भी होता है ना, जैसे साइन कॉस, तो इस वाले को हम लोग इनिशियल फेज या इपॉक बोलते थे। जैसे ओमेगा टी प्लस फाई है, तो फाई को हम लोग क्या बोलते थे? इनिशियल फेज या इपॉक, और ये पूरा जो है ये फेज एंगल कहलाता था। तो उसी तरह से ओमेगा टी यहाँ पर क्या है? फेज है। समझ गए? अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देते हैं, दोनों का डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यानी कि चेक करके देखते हैं। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो 2a cos ओमेगा टी हो गया। ठीक है, समझ गए? दोनों को ऐड करेंगे तो 2a cos ओमेगा टी। तो अब जो रिजल्टेंट आपका वेव बना, उसकी एम्पलीट्यूड क्या है, बता सकते हैं कोई? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हुआ, कितना बना? कैन यू टेल मी? ये बताइए, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, फर्स्ट वाले का? फर्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड कितना है? ए। सेकेंड वाले का एम्पलीट्यूड?
ए। तो रिजल्टेंट का भी तो एम्पलीट्यूड बता ही सकते हैं आप लोग, किस बात का 2A रोना है? 2A, सिंपल। ठीक है, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड 2A है। अब एक यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है ये सब 11th में भी, कि इंटेंसिटी जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं मालूम है तभी आप इसको ध्यान में रखिए, बाद में इस पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे और बहुत सारे इस बेस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। इंटेंसिटी का एक अलग क्लास ही होगा पूरा, इंटेंसिटी का विड्थ से रिलेशन, ठीक है, एम्पलीट्यूड से रिलेशन, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके बारे में हम लोग फ्रीक्वेंसी से रिलेशन सारा पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ध्यान में रखिए, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड है 2A, तो 2A का स्क्वायर कितना होता है भाई? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2A का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4A 4A स्क्वायर। square ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं, ये A स्क्वायर है ना, को अगर हम लोग आई नॉट मानते हैं, तो अभी हमारा जो इंटेंसिटी हो गया वो कितना हो गया? 4 टाइम्स आई नॉट हो गया। ठीक है, तो इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ गई। तो अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर इंटेंसिटी, दो बात आपको और सोचना है, अगर इंटेंसिटी बढ़ गई, ठीक है, ज्यादा हो गई, तो उसको कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे या डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? constructive और कम हो गई इंटेंसिटी तो destructive डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, चलिए, तो यानी आप यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी दो वेव, ध्यान से समझिए, सारा बेसिक चल रहा है अभी सब कुछ। ठीक है, अभी मेन मुद्दे पे आएंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो आज मुझे लग रहा हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, वो उसके लिए हम लोग ये बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, ये चीज पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इसके बेस पे जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सीखना है वो तब तक आपको नहीं समझ में आएगा जब तक इस बात को नहीं समझेंगे। ये सब काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, सो इन दिस केस है ना, इंटेंसिटी बिकम्स 4 टाइम्स द ओरिजिनल इंटेंसिटी। तो इसका अगर इंटेंसिटी आई नॉट था, तो अब जो हमारा रिजल्टेंट बना उसकी इंटेंसिटी कितनी है? 4 टाइम्स आई नॉट। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, चलिए, अब हम लोग दूसरा कंडीशन लेते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या लिया था कंडीशन? यहाँ पे आप लोग खुद से, इसमें बुक में लिखा नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पर जब नोट्स बनाएंगे खुद से लिखेंगे कि these two are coherent sources, their phases are same, there is no phase difference। ठीक है, मैंने आपको फेज कोहेरेंट सोर्स की दो बातें बताई है, या तो फेज डिफरेंस क्या हो? 0 हो, यानी कि सेम फेज में हो। ठीक है, या तो फेज डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। या तो फेज डिफरेंस 0 हो, ठीक है, या दोनों का फेज सेम हो। ठीक है, मतलब या 0 हो या कांस्टेंट हो। ठीक है, समझ गए? तो दूसरा कंडीशन लेते हैं। अभी हमारा फेज डिफरेंस 0 वाला था, अब हम लोग फेज डिफरेंस कुछ और वाला लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम ये मान के चलते हैं, ये जो S1 बेचारा था, ठीक है, ये यहाँ से चलना शुरू किया, तो ये देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 लैम्डा है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? लैम्डा होता है। तो इसका जो डिस्टेंस हुआ वो कितना ट्रेवल किया? 7 लैम्डा। और S2 जो है उसने Q तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 9 लैम्डा। इसको आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, ये 9 लैम्डा होगा। ठीक है, एक एजम, अब आपको इसको ये नहीं सोचना है, आप इसको क्या कीजिए, 7 लैम्डा की जगह 3 लैम्डा ले लीजिए। ठीक है, इसको मतलब हम लोग को क्या ध्यान में रखना है? 2 लैम्डा का डिफरेंस रखना है। अब ये 2 लैम्डा का डिफरेंस क्यों रखना है वो भी आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा, और आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों किए हम लोग। ठीक है, या तो 2 लैम्डा का रख सकते हैं या तो 4 लैम्डा का, यानी कि इवन मल्टीपल रख सकते हैं आप लोग लैम्डा का। ठीक है, तो ये 3 लैम्डा लिए तो इसको हम लोग 5 लैम्डा ले लेंगे। ठीक है, या 7 लैम्डा ले लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 लैम्डा लेके देख रहे हैं, और जिनको मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से क्लियर है उसको बहुत मजा आएगा अभी समझने में। ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको पढ़ाया था
थोड़ा बहुत, ठीक है, अलग से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब क्या बात कर रहे थे हम, दोनों के बीच में ये 9 लैम्डा है, ये 7 लैम्डा है, तो S2Q, ठीक है। देख रहे हैं दोनों सोर्सेस क्या है, यहाँ Q पर पहुंच रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का बेचारा पाथ डिफरेंस कितना हो गया, S2Q माइनस S1Q कितना हो गया, 2 लैम्डा हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में तो बोलिए। नो सर। ठीक है, एक बात और आप लोग बता सकते हैं, अगर किसी भी को एक मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और दूसरा जो है ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये ज्यादा हो गया क्या, इसको एक और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर इसका पाथ डिफरेंस आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एक वेव बन गया और ये 2 वेव बन गया और ये 2.5 वेव बन गया, ठीक है। तो इस दोनों का पाथ डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है, लैम्डा हो रहा है कि नहीं, ये लैम्डा ज्यादा आगे है कि नहीं, ये लैम्डा अगर है तो ये देखिए ये लैम्डा ज्यादा आगे है कि नहीं। तो अगर ये बंदा पाथ डिफरेंस इसका अगर लैम्डा ज्यादा है तो फेज डिफरेंस कितना ज्यादा होगा, कोई बता सकता है? हम्म, अगर किसी का पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, बता सकते हैं आप? नहीं बता पाइएगा, कोई बात नहीं, किसी को अगर मालूम है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं समझाता हूँ। नहीं मालूम होगा कोई बात नहीं, समझिए, देखिए ध्यान से, ये देखिए इसको मैं और बढ़िया से बच्चों की तरह प्यार से समझाता हूँ। ये यहाँ पर 0 है, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आप लोग बता सकते हैं? ये पूरा डिस्टेंस क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? कोई कुछ नहीं बता सकता इस दुनिया में। अरे वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, वेवलेंथ नहीं बोलते हैं इसको। आप लोग के दिमाग में क्या गंदी बातें भरी हुई है पता है, ये है ना, क्रेस्ट से क्रेस्ट के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, ट्रफ से ट्रफ के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। भैया यहाँ से शुरू हुआ है, फिर ये देखो ये पूरा एक वेव कंप्लीट किया तब ना वो वेवलेंथ हुआ, ठीक है। यहाँ से अगर शुरू कर रहे हैं ट्रफ से ट्रफ, अगर मान लीजिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से जाएगा यहाँ पे पूरा वेवलेंथ, फिर यहाँ से शुरू हो रहा है दूसरा, ठीक है। तो वेवलेंथ हम लोग इसको यहाँ से शुरू हुआ, फिर ये खत्म हुआ, फिर यहाँ से शुरू होगा ना, तो इस डिस्टेंस को पूरा हम लोग नहीं बोलते हैं वन वेवलेंथ, लैम्डा नहीं बोलते हैं? अरे हाँ या नहीं? बोलते हैं। Yes. ठीक है, अब एंगल में चलिए आप लोग थोड़ा सा, ये 0 डिग्री है, इसको कितना एंगल बोलते हैं? अगर ये साइन थीटा का ग्राफ है तो बताइए ये कितना है, ये कितना है? 90, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और ये 180 डिग्री है। अरे 180 डिग्री है तो साइन 180 डिग्री 0 होता है, फिर ये कितना, 240 2 पाई बाय 4, अरे पगले 2 पाई बाय 4 क्या होता है, वो पाई बाय 2 होता है। ये अगर ये पाई बाय 2 है तो ये 2 पाई बाय 2 है यानी कि पाई है, और ये 3 पाई बाय 2 है यानी 270 डिग्री है, और ये 2 पाई है, ठीक है। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ से यहाँ तक 180, तो टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? 360। यानी एक वेव जो है पूरा का पूरा एक राउंड लगा लेता है तब जाके वो कंप्लीट होता है। अरे बोलो, यस सर। ये यहाँ तक Yes, sir. एंगल 360 हुआ ना। तो अब आपसे मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर किसी भी का पाथ डिफरेंस लैम्डा है, ठीक है, तो अगर ये बंदा यहाँ से चलना शुरू कर रहा है और एक बंदा जो है यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, कहाँ से, यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, तो इस दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हुआ? ये देखिए ये लैम्डा आगे चल रहा है कि नहीं, ये और ये वाला जो है लैम्डा पीछे है, तो इसका अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 लैम्डा। ए माता जी 2 लैम्डा 2 कहाँ से आ पाई। गया? 2 2 पाई हुआ, 2 पाई 2 पाई बोले तो 360 360 डिग्री। डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आया, ये बताओ।
यस सर आ गया। यस सर, हाँ हो गया। ठीक है। अब देखो यही सब जो है ना छोटी छोटी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। सिंपली आपको बस बता देगा कॉमन सेंस की बात है, या फिर ये वो कुछ कुछ भी ऐसे करके बोल के आपको निकल जाएगा, ठीक है। और इन बातों को इतनी बारीकी से, और ये इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैथ वाले बच्चे समझ जाएंगे, बायो वाले बच्चे को तो एकदम बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ेगा, कहीं और पढ़ेंगे तो, ठीक है। बायो वाले बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है तो बोलो, फिर से समझाऊंगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आगे फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। पूरा यही सब खेल चलेगा भी पूरा चैप्टर में। बायो वाले बच्चे कोई बोलो, कुछ आ रहा है समझ में आ या रहे नहीं हैं आ सर। रहा है? सबको आ रहा है ना? ठीक है। चलिए, नहीं आया तो शर्माना नहीं है थोड़ा, क्योंकि अभी पूरा मैथ्स होगा इसमें, ठीक है। तो आप लोग को जो भी दिक्कत हो तुरंत टोकिए कि सर फिर से समझाओ। और नहीं समझ आएगा तो फिर मैं बता रहा हूँ, आप लोग ये सोचिएगा ना कि दूसरी जगह यूट्यूब पे इधर उधर वीडियो देख लेंगे समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा समझ में। मैं ही समझा सकता हूँ आपको सिर्फ, तो झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगर हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो फेज डिफरेंस कितना था? 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई, ठीक है। 2 पाई। अगर मैं बोलूं कि पाथ डिफरेंस मेरा 2 लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 पाई। 4 पाई। ओके। 4 पाई। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? वेरी गुड, ठीक है। बस, तो यहाँ से 2 पाई और 4 पाई। चलिए, तो अभी हमारा पाथ डिफरेंस कितना है यहाँ पर? 7 लैम्डा 9 लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस कितना है? 2 लैम्डा है, 2 ठीक है। लैम्डा। चलिए, अब ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, फर्स्ट वाला ये S1P का बेचारा डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया, y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ठीक है, समझ गए। अब जो दूसरा वाला जो हमारा वेव होगा, दूसरा वाला S2P वाला यानी S2Q वाला, ठीक है, उसका a एम्पलीट्यूड दोनों का हमने सेम लिया है, कॉस भी सेम होगा, लेकिन क्योंकि कोरेंट है तो कॉस कॉस है तो कॉस ही रहेगा, चलिए उसको छोड़ दीजिए। अब बताइए, फेज डिफरेंस की बात आ रही है, ठीक है। यहाँ पर था ओमेगा टी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फेज, ये कितना पीछे हो गया, 4 कितना? पाई। 4 पाई, क्योंकि पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा में 4 पाई, इसलिए मैंने लिखा 4 पाई। कॉस टी माइनस 4 पाई। आई बात समझ में सबको या नहीं आई? आ गया। आ गया। यस सर। अच्छा, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है, कॉस, है ना, माइनस थीटा क्या होता है बताइए, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस में नेगेटिव एंगल पॉजिटिव बन जाता है, यस और नो, यस और नो। अरे साइन माइनस थीटा माइनस यस साइन सर। थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा टेन माइनस टेन थीटा, कॉस और सेक में माइनस वाला एंगल प्लस हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक। ये सब का भी प्रूफ है, या फिर आप जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कोई आपको, है ना, यूट्यूब पे जो मैंने लेक्चर डाला हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको एक बार जाके देख लीजिए, तो वहां से ये सब बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जिनको नहीं आता, क्लास 11th वाले उसमें होगा लेक्चर में। चलिए, अब दूसरी बात, मैं अगर इसी चीज को लिख दूं कॉस, है ना, 4 पाई माइनस ओमेगा टी, तो आप लोग बुरा मान जाएंगे या नहीं, ये बताइए। क्योंकि ये है माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉस 4 पाई माइनस ओमेगा टी बनेगा, और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से, कॉस कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये सब आप लोग को मालूम होगा कि कॉस 360 माइनस थीटा, 360 में चेंज या नो चेंज, 360 में चेंज या नो नो चेंज? चेंज। नो चेंज, ठीक है। जिन लोगों को ये सब समझ नहीं आ रहा, प्लीज गो टू ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर, ठीक है, गिवन ऑन यूट्यूब, ठीक है। cos 360 में नो चेंज, तो यहाँ पर cos ही रहेगा, और 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट? 4th। फोर्थ फोर्थ। क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 तो cos 360 पॉजिटिव। माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। अब जो चीज 360 में होगा वही चीज 720 में भी होगा। यहाँ 4 पाई का मतलब क्या हुआ, 720 डिग्री, 4 इंटू 180, तो 720 डिग्री माइनस थीटा भी आपको cos थीटा ही होगा, यस और नो?
Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो अभी आपको इतना सारा बकवास करने का ये मतलब है कि हमारा कहाँ गया बे, कॉस है ना, 4 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, आई बात समझ में सबको या नहीं आई? आ गया। आ गया? Yes, sir, तो आ इसलिए गया। ये जो पूरा है ना, इसको देखिए, मेरे लिए 5 सेकंड का भी चीज नहीं था यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है, बच्चों जानते हैं, आप लोग पढ़ रखे हैं मैथ में, सीधा बोलूंगा a cos ओमेगा टी माइनस 4 पाई इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, खत्म हो गया। बच्चा समझ में आ गया ना? बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं, बस हो गया मामला खत्म। ठीक है, चलिए, सारी बातें देख रहे हैं कैसे कैसे कोरिलेट हो रही है। ठीक है, हमने फेज डिफरेंस लिया, पाथ डिफरेंस लिया, फेज डिफरेंस हुआ, फिर हमने y1 और y2। अब देखिए फिर से, देखिए y1 जो था वही y2 बन गया, और जब हम लोग सुपर पोजिशन करेंगे फिर से तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 बनेगा, और इस वजह से a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी फिर से 2a cos ओमेगा टी बन जाएगा। और उस कंडीशन में फिर से इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आप बता सकते हैं कितनी? 4a 4 square. I naught. 4 4 I I naught। I I naught. ठीक है, so again you can see that the intensity is कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ constructive. पर हो रहा है। ठीक है, तो आपने अभी तक में क्या समझा बच्चों, कि या तो हम लोग फेज डिफरेंस 0 लिए, या तो फेज डिफरेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 पाई के मल्टीपल में ले रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हम 2 लैम्डा लिए, अगर हम लोग सपोज लैम्डा लेते हैं, यहाँ 7 लैम्डा था, यहाँ 8 लैम्डा है, तो लैम्डा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता, ओमेगा टी माइनस 2 पाई हो जाता, होता या नहीं होता? हाँ, Yes, sir. Yes, डिफरेंस sir. कितना हो जाता है, जब हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो 2 पाई हो जाता। ठीक है, तो 2 पाई माइनस थीटा फिर से कॉस थीटा हो जाता। ठीक है, अब हम लोग यही पाथ डिफरेंस को अगर क्या करें, है ना, 3 लैम्डा लें, तो 3 लैम्डा में कितना हो जाएगा बताइए, 3 इंटू 2 पाई यानी कि 6 पाई। तो फिर से देखिए 6 पाई, तो 6 पाई में प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं होगा प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 4 पाई, ठीक है, ये हो गया 6 पाई। 6 पाई माइनस थीटा फिर से होता, यानी कि आप यहाँ पर लैम्डा ले लीजिए, 2 लैम्डा ले लीजिए, 3 लैम्डा ले लीजिए, 4 लैम्डा ले लीजिए। ठीक है, हर जगह पे यहाँ से, क्योंकि 2 पाई हो गया, ये हो गया डिफरेंस कितना, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, और हर कंडीशन में आपको हमेशा आपको a cos ओमेगा टी ही मिलेगा। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. इसलिए यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, लैम्डा का भी पाथ डिफरेंस, मैंने आपको 2 लैम्डा बोला था, बट करेक्टेड कि यहाँ पर हमारा पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, नॉट इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उस सारे ही कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ, ये बताइए? Okay. हो हो गया? गया sir. ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। बायो वाले बच्चे ठीक ठीक महसूस कर रहे हैं या दिक्कत हो रही है? बायो वाले Yes, sir. ठीक ठीक. ठीक ठीक, चलिए अब थोड़ा सा और हम लोग माथापच्ची करते हैं। ठीक है, ये सब बात को एकदम कंक्लूड करके ध्यान में रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर लैम्डा लें, 2 लैम्डा लें, 3 लैम्डा लें, यानी कि अगर n लैम्डा हमारा पाथ डिफरेंस है, ये देखिए ये जो पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा है, तो हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, आगे चल के हम यही पढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए यहीं से आपको कॉन्सेप्ट बना लेना है दिमाग में। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बदतमीजी करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आ रहा है तो हमारा काम जो है ना गड़बड़ हो जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है, हमको डिस्ट्रक्टिव भी तो लाना है कभी ना कभी। तो हम लोग एक बार कोशिश करते हैं डिस्ट्रक्टिव लाने का। हम लोग क्या किए, एक ये हो गया 7.25 लैम्डा और ये हो गया आपको 9.75 लैम्डा। ठीक है, S1P और S1R और S2R, तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए कितना आ गया, 2.5 लैम्डा। यानी
अब हम इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं आ गए, क्या आ गए, n+1/2 लैम्डा के फॉर्म में आ गए, ठीक है, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा में, है ना, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा में। चलिए उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आपको लैम्डा नहीं λ/2 में, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम लोग इस बात को समझते हैं फिर कंक्लूड करेंगे। 2.5 लैम्डा हमारा है पाथ डिफरेंस, कितना, -2.5 लैम्डा, ठीक है। 9.75 में 7.25 को माइनस कर दीजिए, आएगा, ठीक है। तो -2.5 लैम्डा, तो फिर से फेज डिफरेंस की बात कर लें, लैम्डा में पाथ डिफरेंस लैम्डा, तो फेज डिफरेंस कितना, फेज डिफरेंस पाई। कितना, 2 2 pi. पाई। 2 pi. और पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा है तो 2.5 लैम्डा है तो 5 पाई 5 5 pi. 5 पाई, है ना, अरे इंटू 2 पाई कर दो ना, तो 5 पाई आ गया। देख रहे हैं मामला हमारा वहां पर क्या था, हमेशा देखिए 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐसे आ रहा था, ये देखिए बीच वाला लाए हैं जबरदस्ती, ठीक है। तो अब देखिएगा खेल खराब होने वाला है। तो y1 हो गया हमारा a cos ओमेगा t, ठीक है, पहले हमने मान लिया। तो y2 क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी ये तो ऊपर ही चल रहे हम लोग, यहाँ पर यहाँ पाथ डिफरेंस -2.5 लैम्डा हो गया है। y1 हमने मान लिया कितना, y = a cos ओमेगा t, ठीक है। तो y2 हमारा क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, ये बताइए, y2 a cos ओमेगा t, यहाँ पर -2.5 लैम्डा था तो इसलिए +5 पाई हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई। ठीक है। वहां पर 4 पाई था तो माइनस किए थे ना, -4 पाई, ठीक है। तो ये पीछे चल रहा है तो इसलिए यहाँ पर प्लस पाई, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लिखो माइनस लिखो, कॉस है कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस है ना, पाई 5 पाई प्लस थीटा ऐसा आ जाएगा ना, कॉस 5 पाई प्लस थीटा। तो 5 पाई कैसे आएगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक आ गए कितना, पाई, 2 पाई 3 पाई 4 पाई और 5 पाई। 5 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव होता है। और है ना, पाई में चेंज या नो चेंज, नो चेंज। पाई में चेंज या नो चेंज, नो चेंज। तो कॉस ही रहेगा लेकिन क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। इसलिए क्या बन गया, कॉस ओमेगा टी प्लस 5 पाई क्या बन जाएगा, -a cos ओमेगा टी। यहाँ तक समझ में आया सबको या नहीं आया ये बताइए, आ गया। आ गया, ठीक है। चलिए तो अब आपसे अगर मैं पूछूं, बताओ बच्चों, y टोटल डिस्प्लेसमेंट y1 + y2 कितना होगा, अब कितना आएगा, 0 0, वेरी गुड। ये देखो ना a cos ओमेगा टी और ये हो गया क्या, -a cos ओमेगा टी, ये क्या बन गया, 0। तो इस 0। कंडीशन में आपको समझ में आ गया होगा इंटेंसिटी क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव। Destructive. इंटेंसिटी भी 0 होगी ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड ही नहीं है इसका, एम्पलीट्यूड 0 तो इंटेंसिटी 0, तो क्या बनेगा, दिस इज रेफर टू एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आगे बात समझ में है सबको, कोई दिक्कत, यस सर। ठीक है। यानी आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अच्छा एक चीज और एग्जांपल ले लेते हैं, 2.5 लैम्डा था, हम क्या करते हैं 1.5 लैम्डा ले लेते हैं या 3.5 लैम्डा ले लेते हैं। चलिए तो 1.5 लैम्डा लेंगे तो क्या बनेगा, 3 पाई होगा फेज डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 3 पाई, और 3 पाई प्लस थीटा फिर से दिखे, पाई 2 पाई 3 पाई, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। अगर 3.5 लैम्डा लेते हैं तो हमारा क्या बन गया, 3.5 लैम्डा में कितना पाई, 7 पाई 7 पाई, ठीक है। ये देखिए पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई और ये 7 पाई, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यानी हम ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग पाथ डिफरेंस ऐसा ले लें 1.5 3.5 है ना, या 2.5, तो 1.5 2.5 3.5 को कैसे लिखेंगे हम लोग, n+1/2 लैम्डा लिखेंगे, है ना। देखिए n+1/2 लैम्डा, n की जगह 0 रख दीजिए तो क्या बन जाएगा, है ना, λ/2, n की जगह 1 रख दीजिए तो 1 + 1/2 3/2 लैम्डा हो गया, यानी 1.5 लैम्डा। n की जगह 2 रख दीजिए तो 2 + 1/2 यानी कि
5/2 लैम्डा यानी कि 2.5 लैम्डा। ठीक है, n की जगह 3 रख दीजिए तो 3.5 लैम्डा, n की जगह 4 रख दीजिए तो 4.5 लैम्डा। बात समझ में आ गई? यानी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अगर आपका पाथ डिफरेंस, ठीक है, क्या हो, n+1/2 लैम्डा हो, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, एंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 0। यस और नो? Yes, sir. Yes. And if the path difference is integral multiple of lambda n lambda, then the, है ना, you will have constructive interference and the resultant intensity will be 4I0। यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको या नहीं आई, ये बताइए। Yes, sir. आ गया? ठीक है, हाँ चलिए, और थोड़ा सा कर सकते हैं या नेक्स्ट स्टार्ट करें, नेक्स्ट डे, ये बोलिए। थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक अगर पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा टाइम बचेगा। ठीक है, नहीं पढ़ने का मन है तो छोड़ सकते हैं, बोलिए क्या करना है। शर्माना नहीं है, जो मन में आ रहा है वो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग, बाकी लोग चलिए ठीक है। देखिए, अब हम लोग यहाँ तक जो है हम लोग सिंपल सिंपल फेज डिफरेंस की बात किए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों वेव के बीच में, दो डिस्प्लेसमेंट के बीच में, है ना, दोनों के बीच में हमने फाई फेज डिफरेंस को रख दिया, फाई को फेज डिफरेंस बना दिया। ठीक है, वहां पर हम लोग खुद कैलकुलेट करते थे, कभी 2 पाई कभी 5 पाई, है ना, या तो हमारा जो है पाई का इवन मल्टीपल था या तो ऑड मल्टीपल हो रहा था। अब हम लोग इसको कुछ भी ले रहे हैं, तब देखते हैं इंटेंसिटी कैसी होती है। ठीक है, तो y1 हमने मान लिया फिर से a cos ओमेगा t, और y2 मान लिया हमने a cos ओमेगा t प्लस फाइव। कर सकते हैं हम, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो सकता है ना, कोहेरेंट सोर्सेस में। ठीक, अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, तो a हमारा जो है दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ cos ओमेगा t है और यहाँ cos ओमेगा t प्लस फाइव है। ठीक है, तो a कॉमन cos ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t प्लस 5/2। तो अब एक ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला होता है आपको, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2। पढ़ चुके हैं? ठीक है, मैथ्स वाले तो जानते होंगे और बायो वाले को भी सब मैंने 11th में पढ़ा रखा है। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इसको आपको याद रखना है, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, cos ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t प्लस 5 को क्या लिखा, 2 इंटू, है ना, a तो ये रहेगा ही रहेगा, cos दिस प्लस दिस बाई 2, तो ओमेगा t प्लस 5/2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 ओमेगा t प्लस 5/2। ठीक है, तो अब ये जो 2 है इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा, तो 2 और 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, ओमेगा t प्लस 5/2। तो एक टर्म हो गया यहाँ से, है ना, cos ओमेगा t प्लस 5/2, प्लस जब किए a प्लस b/2, यानी a प्लस b/2 किए तो ये आया। अब फिर क्या है फॉर्मूले में, a माइनस b/2, तो ओमेगा t, ये a हो गया, माइनस b यानी कि माइनस ओमेगा t प्लस 5, तो ऐसे होगा, दोनों को माइनस किए अपॉन में 2। तो अब आप देख सकते हैं ये माइनस का ब्रैकेट खुलेगा, तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, है ना, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -5/2। लेकिन अंदर में क्या है, एंगल के कॉस, है ना, एंगल के बाहर क्या है, कॉस, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए ये बन गया cos 5/2। मैथ्स वालों को तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और मुझे लग रहा है बायो वाले को दिक्कत हो रही होगी, बोलिए। Yes, sir. दिक्कत हो रही है? हाँ ठीक है, कुछ नहीं है। देखिए, अभी जो भी बात मैंने बोला ना, बायो वाले बच्चे आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराइए, आप जब इसको घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं है, आप खुद से एक बार इसको करिए, मैं 2 बार 3 बार समझाऊंगा तो भी आपको थोड़ी मुश्किल होगी। आप क्या कीजिएगा, ये देखिए cos a प्लस cos b, ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है 2 cos a, इसको आप a मानिएगा, इसको b मानिएगा। ठीक है, फिर इसको आप फॉर्मूले में पुट करके देखिएगा, आपको ये टर्म ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, खुद से कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक,
और बिल्कुल नहीं घबराना, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा, कल जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी बायो वाले बच्चे तुरंत बोलिएगा इसको फिर से समझा दो, फिर से समझा दो, ठीक है। पहले एक बार आप लोग खुद से कीजिए। यहाँ तक समझ आ गया सबको? कोई Yes. दिक्कत? ठीक है, चलिए। अब देखिए, अब अगर मैं पूछूं, ये जो हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया है बेचारा, इसका एम्पलीट्यूड बता सकते हैं कोई? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? 4I0। ये भगवान, 2A। एम्पलीट्यूड में 4I0 कहाँ से हो गया? नहीं 2A। नहीं नहीं, देखिए y इक्वल टू क्या होता है, a cos ओमेगा टी प्लस फाई टाइप से कुछ होता है ना। तो आप देखिए cos ओमेगा टी प्लस फाई वाले टर्म को हटा दीजिए, ये वाला, ठीक है। अब जो बचा, क्या बचा? ये पूरा का पूरा टर्म क्या है इसका? पूरा का पूरा टर्म क्या है? एम्पलीट्यूड है। समझ गए सब कोई? तो यस सर। यहाँ से हमारा एम्पलीट्यूड हो गया 2a cos पाई बाई 2। अब जो एम्पलीट्यूड है वो एंगल डिपेंडेंट है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए, I इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाई 2। यस और नो? यस सर। Yes, sir. 4 और a स्क्वायर जो है वो क्या है, I0 के बराबर है। तो 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है। तो इंटेंसिटी अब क्या हो गई, 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है। अब इसमें आपको ये देख लीजिएगा कि हमारा जो है, इस फाई को हम लोग पहले जब 2 पाई रखते थे ना, जब लैम्डा होता था पाथ डिफरेंस, 4 पाई रखते थे, 2 पाई बाई 2 देखिए सीधा याद कीजिए, पहला वाला केस जो हमारा था, है ना, कितना था, 4 पाई था, ठीक है। तो 4 पाई रख के देखिए, यहाँ से कहाँ गया वो, 4 पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 2, यानी कि 2 पाई बनेगा। और cos 2 पाई कितना होता है, cos 0 1, तो cos 1 तो 4I0 हो गया, ठीक है। इंटेंसिटी 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे 4I0 होगा। और अगर हम लोग इसकी जगह पे 3 पाई रख देते हैं, ठीक है, याद कीजिए अभी ऊपर में हमने रखा था 3 पाई, तो 3 पाई बाई 2 में जो है, एक मिनट सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी जगह पे अगर 3 पाई रखेंगे तो cos 3 पाई बाई 2 क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इंटेंसिटी आपकी पूरी 0 हो गई। मतलब ये आपका क्या है, जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है, जनरलाइज तरीका है। वहां पर हमने स्पेसिफिकली इसको लिया था, समझ गए ना। तो आप यहाँ से एंगल को पुट कर करके देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो कंडीशन था वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा इंटेंसिटी से रिलेटेड कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट, जो 5 मार्क्स का इस साल पेपर में पक्का आने का चांसेस है, ठीक है। और उसी के बेस पे जो है आपको अभी जितना हम लोग पढ़े हैं उसी के बेस पे ये पूरा टॉपिक पढ़ना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट डे यानी कि कल जो है इसको